हेलो एवरीवन, दिस इज रिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 2। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक और पेपर। प्रीवियस मतलब पिछला एक पेपर डिस्कस किया था हमने 30 मार्क्स का, जो एज इट इज आपका पेपर आता है इंक्लूडिंग पेडागोजी। 30 मार्क्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 20 मार्क्स की थ्योरी होगी, 10 मार्क्स का पेडागोजी होगी। जैसा आपका पेपर आता है ना, एज इट इज वैसे ही डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पेपर का आपका डर है वो भी खत्म हो जाएगा। आप इस तरह से इस पेपर को इस तरह से लगाइए जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर करते हैं। ठीक है, खुद से मेरे आंसर बताने से पहले खुद से आप आंसर फाइंड आउट करोगे। अगर नहीं पता है आपको तो कोई बात नहीं, बट अगर आपकी तैयारी अच्छी लेवल की है, आपने की हुई है, तो आप मेरे से पहले आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। बाकी साथ साथ मैं तो बता ही दूंगी, है ना। तो इस सीरीज को एक पेपर की तरह ही लगाएंगे। ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, मतलब एक्सप्लेन तो करूंगी चीजों को, बट इतना डिटेल्ड वे में नहीं दूंगी जैसे मैं प्रीवियस अपने लेक्चर्स में देती हूँ। ठीक है, तो एक पेपर की तरह ही लगा रहे हैं और ये देखिए कि कितने टाइम में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और इस सीरीज को आप सबने काफी लाइक किया और काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि मैम इस तरह की सीरीज को लेके आइए। दैट्स वाई मैंने इसमें क्लास 2 ऐड की है और पेपर तक और भी क्लासेस ऐड करूंगी। कंटिन्यू मतलब इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। यस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड बेस। हमें बताना है कि इन चारों में से एक पेयर कौन सा है जिसमें नेचुरल इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। देखो, दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, जो लैब में बनाए जाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, लिटमस पेपर हो गया आपका। तो ये जो है नेचर में प्रेजेंट है। और सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर हैं जो केमिकली ट्रीटेड होते हैं, जो लैब में बनाए जाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल हो गए फिनोल्फथैलिन, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर हैं। तो फिनोल्फथैलिन और लिटमस, फिनोल्फथैलिन तो सिंथेटिक है, लिटमस तो नेचुरल है, बट हमें बताना है इसमें दोनों ही हो, लिटमस एंड टर्मरिक। देखो, दोनों ही क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस भी और टर्मरिक भी। लिटमस पेपर से रिलेटेड ना काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और लिटमस पेपर की आपको ये बता दूं कि जो लिटमस है ना, इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल डाई फ्रॉम लाइकन्स। यहाँ लिख देती हूँ, जो लिटमस है इट इज मेड फ्रॉम लाइकन्स एक्चुअली। और लाइकन्स क्या है, इट इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी और फंगस का एक एसोसिएशन है जिसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिसमें दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। एल्गी क्या करती है, खाना खुद बनाती है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो एल्गी क्या कर रही है, फंगस को फूड प्रोवाइड करती है, और फंगस क्या कर रहा है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो लाइकन्स है जिससे हम लिटमस पेपर बनाते हैं, ये लाइकन्स क्या है, एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किस किस का, एल्गी और फंगस का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। एंड दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड उसके अलावा ये जो लिटमस पेपर है, इट गिव्स रेड कलर व्हेन, इसको हम जब एसिड में डालेंगे तो। ठीक है, इसको लिटमस पेपर को जब हम एसिड में, या फिर यू कैन से जब लाइकन्स की जो डाई है, इस डाई में जब हम एसिड मिक्स करेंगे तो इट गिव्स रेड कलर। ओके, इट गिव्स रेड कलर। एंड व्हेन लिटमस, ये जो लिटमस है, इट टचेस बेस, अगर बेस को टच करेगा तो इट गिव्स ब्लू कलर। मीन्स ये जो लिटमस है जिसको हमने लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया है, ये लिटमस एसिड में रेड कलर देता है और बेस में ब्लू कलर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं लिटमस पेपर के जो आपको पता होने चाहिए कि लिटमस जो है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। लाइकन्स क्या है, एसोसिएशन है एल्गी और फंगस का। एंड लिटमस जो है एसिड में रेड कलर देगा, बेस में ब्लू कलर देगा। एसिड में रेड कलर ये क्यों देता है, बिकॉज एसिड क्या करते हैं, इट एड्स H पॉजिटिव आइंस, सो दैट्स व्हाई इट गिव्स रेड कलर। और बेसिस क्या करते हैं, एड्स OH नेगेटिव आइंस और इट गिव्स
ब्लू कलर इन बेस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लिटमस एंड हल्दी। लिटमस और हल्दी इसका राइट आंसर है, ये दोनों ही नेचुरल इंडिकेटर हैं। उसके अलावा चाइना रोज तो नेचुरल है, बट मिथाइल ऑरेंज नेचुरल नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन इज, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? तो आपको पता है आयरन को रस्ट करने के लिए ना वाटर और ऑक्सीजन दोनों का होना जरूरी है। वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, दोनों में से एक चीज भी अगर उसको नहीं मिलेगी तो रस्ट नहीं होगा आयरन पे। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, आयरन को कोटिंग करते हैं पेंट से, दैट्स ताकि वो जो आयरन है ना उस पे वाटर और ऑक्सीजन जो है अट्रैक्ट ना करे, मतलब अटैक ना करे। बट कुछ टाइम बाद जब ये इसकी पेंट की लेयर निकल जाएगी तो फिर से उसको पेंट करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, उस पर रस्ट आ जाएगा। ओके तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ना ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो देखो फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, काफी बार हम ये चीज कर चुके हैं अपने इसकी प्रॉपर जो हमने सीरीज कंप्लीट सीरीज की थी वहां भी मैंने अच्छे से डिटेल में आपको समझाया था। देखो बहुत सिंपल सा है और इससे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये जो आज की सीरीज के क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम ऐसे टॉपिक हैं इसमें जिसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो सारे टॉपिक, सारे तो नहीं कहूंगे बट मैक्सिमम टॉपिक मैंने इस पोर्शन में इंक्लूड किए हैं, मतलब आज की जो क्लासेस में इंक्लूड किए हैं। और आने वाली सीरीज जो जितनी भी क्लासेस आपको मिलेगी उनमें भी इसी तरह के टॉपिक ऐड करूंगी, ठीक है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ओनली शेप और साइज में ही डिफरेंस आता है। वहीं अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, राइटिंग पे मत जाना प्लीज, सुनते रहिए साथ साथ। केमिकल चेंज की बात करें तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क से हमने कर्ड बनाया तो दैट इज केमिकल चेंज, और दिस चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज। जो केमिकल चेंजेस है ना इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, क्योंकि एक बार दूध से दही बन गया तो आप दही से दूध नहीं बना सकते, है ना। तो दिस इज इरिवर्सिबल चेंज नॉट रिवर्सिबल। एक बार आयरन पे अगर रस लग गया तो आप वापस से उसको फ्रेश आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट इज इरिवर्सिबल चेंज। सो यू कैन से कि लोहे का जो संक्षारण है ये क्या है, एक केमिकल चेंज है और एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा, केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। एक रासायनिक परिवर्तन है और अनुतक्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज केमिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें से ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो मैंने टॉपिक, वैसे तो हर टॉपिक में से क्वेश्चन बन ही रहे हैं बट कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नए ऐड किए हैं आपके सीबीएसई ने, जिनमें से क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है। जैसे ये वाला ले लो, ट्विन्स वाला क्वेश्चन भी वो पूछ ही रहा है। उसके अलावा ऑप्टिकल डेंसिटी जो रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है वो भी बन रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाले क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो इस तरह के काफी नए टॉपिक्स हैं जो ऐड ऑन हुए हैं आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में, और वो सारा हम लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि डैश ट्विन्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर फॉर्म्ड, सॉरी एक्स ट्विन्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाई एग इज फर्टिलाइज्ड बाय जेड स्पर्म। इट मींस ट्विन्स की बात हो रही है ना। देखो दो तरह के ट्विन्स होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन्स जिसे हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं, मोनोजाइगोटिक। वाई इट इज मोनोजाइगोटिक क्योंकि एक ही जाइगोट से लेटर ऑन वो स्प्लिट होते हैं, दैट्स वाई मोनो। मोनो का मतलब होता है वन और जाइगोटिक का मतलब एक जाइगोट से बन रहे हैं वो ट्विन्स। तो एक दो तरह के ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स, फ्रेटर्नल ट्विन्स एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स। ये जो ट्विन्स होते हैं डाइजाइगोटिक वाले, इनके अलग अलग जाइगोट होते हैं और अलग अलग एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और ये जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं ये अदर सिबलिंग की तरह ही होते हैं, सिमिलर नहीं होंगे एक दूसरे से देखने में, जैसे बाकी सिबलिंग्स सिमिलर नहीं होते ना, जैसे कईयों में 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, उस तरह के ये होंगे डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जाइगोट से बन रहे हैं। बट जहां अगर हम मोनोजाइगोटिक की बात करें, आइडेंटिकल ट्विन्स की बात करें, तो ये ट्विन्स बिल्कुल सिमिलर से होते हैं देखने में, ठीक है। चलिए तो दो तरह के ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, फ्रेटर्नल ट्विन्स। क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्स ट्विन्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाई एग इज फर्टिलाइज्ड बाय जेड स्पर्म। तो इसका देखो ऑप्शन रख के देखो आप, आइडेंटिकल ट्विन्स आर फॉर्म्ड व्हेन वन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय वन स्पर्म, ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन सेट हो गया। सेकंड भी देख लेते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू एग्स,
2 एग्स से फर्टिलाइज नहीं करता। आइडेंटिकल ट्विन में 1 एग जो है ना, 1 एग से ही 1 स्पर्म फर्टिलाइज करता है। 1 एग एंड 1 स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं आपस में, और लेटर ऑन जब जाइगोट बनता है ना फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जाइगोट फिर स्प्लिट होता है इनटू एम्ब्रियो। 2 एम्ब्रियो में स्प्लिट हो जाता है जाइगोट, इससे फिर 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सूट नहीं हो रहा। 2 एग्स नहीं होंगे, 1 एग से ही फर्टिलाइज होता है जो आइडेंटिकल ट्विन होता है। सेकंड जो थर्ड ऑप्शन है कि फ्रेटर्नल ट्विन्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर फॉर्म्ड व्हेन 1 एग इज फर्टिलाइज्ड बाय 1 स्पर्म। तो जो फ्रेटर्नल ट्विन्स है ना, वो एक एग जो है एक स्पर्म के साथ नहीं फ्यूज होता है, फर्टिलाइज नहीं होता। इसमें क्या है, 2 एग जो हैं, 2 एग्स जो हैं 2 डिफरेंट स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं इन फ्रेटर्नल। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेटर्नल में 2 एग्स जो हैं 2 स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज आइडेंटिकल ट्विन्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर फॉर्म्ड व्हेन 1 एग इज फर्टिलाइज्ड बाय 1 स्पर्म। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फिर जब वो जाइगोट बन जाएगा ना, तो लेटर ऑन फिर वो 2 एम्ब्रियो में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समरूप और एक एक। ठीक है, समरूप होंगे और एक अंडे के साथ एक ही जो शुक्राणु है वो फर्टिलाइज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन 2 बैग्स, one with wide strap, another with narrow strap. For carrying a given number of books, you would prefer to use. आपको 2 थैले दिए गए हैं, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा जो है संकरी पट्टी का है। दी गई पुस्तकें वहन करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे, मतलब आपके पास 2 बैग्स हैं, एक का काफी चौड़ा स्ट्रैप है इस तरह से और एक का काफी पतला स्ट्रैप है इस तरह से। तो आप दोनों में से कौन सा बैग लेना पसंद करेंगे, चौड़ी पट्टी वाला या फिर संकरी पट्टी वाला? ठीक है, तो देखो आपको चौड़ी पट्टी वाला बैग जो यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज क्या होता है ना, देखो आपको ये पता है ना, जब आपने प्रेशर और फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा है, मैंने वहां आपको बताया था कि प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अगर एरिया बैग के स्ट्रैप का इंक्रीज करेगा तो बैग पे लगने वाला जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर एरिया इंक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा, ये जो एरिया है अगर ये डिक्रीज करेगा तो इस पे जो प्रेशर लगेगा ना ये इंक्रीज करेगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हमें चौड़ी पट्टी वाला बैग यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, इफ एरिया डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस। तो द बैग विद नैरो स्ट्रैप एज फोर्स इज सेपरेटेड ओवर लार्ज एरिया, या फिर अ बैग विद वाइड स्ट्रैप, नैरो स्ट्रैप का तो हम यूज नहीं करेंगे, बैग विद वाइड स्ट्रैप एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज लेस, जो फोर्स लग रही है उस एरिया पे वो कम लग रही है। दिस इज राइट आंसर। थर्ड है बैग विद नैरो स्ट्रैप का तो हमें यूज ही नहीं करना है। बैग विद वाइड स्ट्रैप एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज मोर, कि जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा लग रही है। जब वो फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट ही रहेगी, बस प्रेशर और एरिया का आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो एरिया भी इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा, सॉरी मतलब अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बैग विद वाइड स्ट्रैप एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज लेस, कि जो फोर्स लग रहा है ना उस पे वो कम लगेगा। और फोर्स कम क्यों लग रहा है, क्योंकि प्रेशर कम है ना, उस पे प्रेशर कम लग रहा है तो फोर्स भी कम लगेगा, प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट टी is poured in a metal cup and a plastic cup, which of the following statement would be true? अगर एक धातु कप और एक प्लास्टिक कप में गर्म चाय की समान मात्रा डाली जाए तो निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य होगा? देखो आपके पास 2 कप हैं, एक प्लास्टिक का है एक मेटल का है। मान लीजिए ये मेटल का कप है और ये प्लास्टिक का कप है। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें हम चाय डालेंगे तो कौन से कप की चाय जल्दी ठंडी होगी? ठीक है, प्लास्टिक की या मेटल की? तो हमें पता है मेटल में डाली हुई जो टी होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि मेटल में क्या हो रहा है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसमें हीट जल्दी फ्लो होगी, चाय से कप की तरफ हीट फ्लो करेगा और कप से फिर आउटसाइड द एटमॉस्फेयर जो हीट है वो फ्लो होगी। तो बिकॉज जो मेटल है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसमें चाय ठंडी होगी, और जो प्लास्टिक है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो दैट्स व्हाई इसमें जो चाय है लेट ठंडी होगी। तो
ऑप्शन में है द टी इन द मेटल कप रिमेन हॉट फॉर लॉन्गर टाइम एज मेटल is hot to touch while plastic cup is not hot to touch. This is not true. Hot होता है, but hot क्यों होता है? Because it is good conductor of heat. The tea in the metal cup remains hot for longer time as metal is a good conductor of heat. Third option, the tea in the metal cup, अच्छा hot तो नहीं रहेगी, ठंडी हो जाएगी. Third है the tea in the metal cup does not remain hot for longer time as metal is a good conductor of heat. So this is true. Option 4 है the tea in the metal cup remains hot for longer time. Hot नहीं रहेगी, ठंडी हो जाएगी. कप में डाली हुई टी, बिकॉज मेटल जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट जो फ्लो करेगी कप की तरफ, मेटल का जो कप होगा और मेटल के कप से आउटसाइड द एटमॉस्फेयर जो हीट फ्लो करेगी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है कि धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. 4 ऑप्शंस है, चारों में से कौन सा सही है? तो हमने वर्किंग ऑफ हार्ट किया था, आई होप आपने वीडियो देखी होंगी मेरी, और नहीं भी देखी होंगी तो आपने खुद से पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि जो हार्ट है हमारा कैसे वर्क करता है. थोड़ा सा बता देती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. देखो 4 हमारे इसमें पैसेज हैं. देखो ये है लेफ्ट ऑरिकल, नहीं सॉरी राइट ऑरिकल, इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, ये राइट है. ठीक है, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. ठीक है, अब क्या होता है इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, हमें पता है जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज क्या करती हैं, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन. और जो वेन्स हैं, वेन्स क्या करती हैं, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? ना क्लियर हो गया आर्टरीज और वेन्स का क्या काम है. बट यहाँ पे जब हम हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शन है. जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरीज हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें ना, पल्मोनरी आर्टरी की, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. वेन्स हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट अगर हम बात करें पल्मोनरी वेन की, तो पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. एंड दिस इज एक्सेप्शन, दोनों एक्सेप्शन है. ठीक है, तो क्या होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी से आया एंड उसके बाद यहाँ पे गया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है चला जाएगा हमारे लंग्स में. कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया. अब लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, चला गया लंग्स में, और लंग्स में कौन लेके गया इसको? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले गया लंग्स के पास, फिर वहां से लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया किसको? पल्मोनरी वेन को. पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल में. लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और ये फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा. तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है काम करता है. तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए. ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, कि सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं क्या? जी नहीं, हमने अभी देखा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी. सेकंड है ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. हमने अभी देखा कि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लंग्स से लेके आ रही है, हार्ट को दे रही है ना. तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. ऑप्शन थर्ड है पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, हाँ, हार्ट से ब्लड लेती है पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स को देती है. तो दिस इज ट्रू. पल्मोनरी आर्टरी जब हार्ट से ब्लड ले रही है, यहाँ ये मेंशन नहीं किया, वो जो ब्लड होता है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यू कैन से इम्प्योर ब्लड. ठीक है, बट इसका जो स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू, कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जा रही है, ये तो सत्य है. तो ऑप्शन 3 राइट है. ऑप्शन 4 है पल्मोनरी वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. पल्मोनरी वेन ब्लड तो लेके जाती है हार्ट से लंग्स में, बट इम्प्योर ब्लड नहीं होता, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है. ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का कि फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो ब्लड होता है कैसा होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने ज्यादा थोड़ा शॉर्ट में समझाया यहाँ पे वर्किंग ऑफ हार्ट। अगर आपको वर्किंग ऑफ हार्ट वाली जो वीडियो है वो देखनी होगी, फुल वीडियो कि किस तरह से हमारा हार्ट काम करता है, मैंने काफी अच्छे तरीके से वहां एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन सी एक स्टेटमेंट सत्य है? ए फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज, बी फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मोस्टली। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज कौन बनाता है, रियल इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है। क्वेश्चन अगर आप देखें ऑप्शंस तो इससे पता चल रहा है मिरर और लेंस की बात हो रही है ना, प्लेन मिरर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें, देखो दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, थोड़ा सा समझा देती हूँ, वैसे मैंने बताना नहीं था यहाँ पे क्योंकि पेपर की तरह ही लेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। कन्वेक्स मिरर, दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। जो कनकेव मिरर है और जो कन्वेक्स मिरर है, पहले कन्वेक्स मिरर बताती हूँ। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है ना वो ऑलवेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है, उल्टी नहीं बनती। ठीक है, और वर्चुअल इमेज बनती है इसमें, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ए फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज, तो वो कौन है? कन्वेक्स मिरर। इट फॉर्म्स ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसके अलावा जो बी है, इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मोस्टली। बी जो है ना, इसमें बी में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है मोस्टली। बी अगर हम बी मान लो, बी क्या है एक्चुअली? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की बात करें तो इसमें रियल इमेज भी बनती है और इसमें वर्चुअल इमेज भी बनती है, दोनों ही केस होते हैं इसमें। 6 केसेस बनते हैं इसमें एक्चुअली, रियल और वर्चुअल के भी बनते हैं, और इसमें हाँ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के भी बनते हैं, और इरेक्ट और इन्वर्टेड, मतलब जो इरेक्ट और इन्वर्टेड। रियल इमेज होगी ना जो, वो इन्वर्टेड होगी, और जो वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। ठीक है, तो जो कनकेव मिरर है उसमें रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल इमेज भी बनती है, मतलब वो इन्वर्टेड भी होगी, इरेक्ट भी होगी। बट अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें जो इमेज बनेगी दैट इज ऑलवेज इरेक्ट और वर्चुअल, इसमें हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ही बनेगी। ये जो कन्वेक्स मिरर है कहाँ यूज होता है? आपकी जो गाड़ी है ना उसके रियर व्यू मिरर, जो साइड वाला मिरर है जहां से हम पीछे की तरफ देखते हैं कि हमारी गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ी खड़ी है, तो उसमें आपको पीछे वाली गाड़ी का पूरा व्यू दिखता है। दैट व्यू जो है दैट इज इरेक्ट और वर्चुअल। ठीक है, तो वो जो मिरर है ना वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो आपसे ये पूछा है कि जो ए है इट फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो ए क्या होगा? आपका कन्वेक्स मिरर होगा। उसके अलावा मैंने आपको जब लेंस और मिरर पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो कनकेव मिरर है ना इसकी सिमिलैरिटीज किसके साथ होती है? कन्वेक्स लेंस के साथ। कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में काफी सिमिलैरिटीज है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस इसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शंस पे आइए। ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कि ए इज कन्वेक्स लेंस एंड बी इज कन्वेक्स मिरर, कि ए कन्वेक्स लेंस है। तो ए कन्वेक्स लेंस नहीं है, कनकेव लेंस है, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। सेकंड है ए कुड बी कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, कि ए जो है कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है और कनकेव लेंस भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि ए जो है दिस इज क्या है, ये कन्वेक्स मिरर या फिर ये कनकेव लेंस भी हो सकता है। तो ऑप्शन 2 जो है राइट है। ऑप्शन थर्ड है बी कुड बी कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस, कि ये जो बी है कन्वेक्स मिरर होगा, बी कन्वेक्स नहीं है, कनकेव है, क्योंकि कनकेव में रियल और इन्वर्टेड दोनों ही इमेजेस बनती हैं। और मतलब रियल इन्वर्टेड तो बनती ही है, मोस्टली लिखा है ना, ये नहीं लिखा है ऑलवेज। तो रियल और इन्वर्टेड तो बनती ही है, साथ साथ वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है। तो सी भी नहीं होगा और फोर्थ डी भी नहीं होगा। बी इज कनकेव लेंस एंड ए इज कनकेव मिरर, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आपका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ए उत्तल दर्पण या अवतल लेंस हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। प्लैनेट्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है कि कौन सा प्लैनेट कैसा होता है। तो देखो हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो आपको किस तरह से याद करने हैं, आई होप आपको पता ही होगा। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ठीक है, तो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे। सबसे पहला कौन सा है? मरकरी, ये है वीनस, ये है अर्थ, नाम ये तो पता ही है आपको, ये है मार्स, ये है जुपिटर,
एंड एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। और जो हमारा नेपच्यून होता है ना, कहाँ गया नेपच्यून, हाँ, ये जो हमारा नेपच्यून होता है ये कोल्ड और विंडी होता है, सबसे ठंडा होता है और विंडी, काफी हवाएं चलती हैं कहाँ पे, नेपच्यून में। चलो अब इस पे चलते हैं ऑप्शंस पे। रोटेट ऑन हाईली टिल्टेड एक्सिस, हाईली टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट करता है तो वो कौन सा ग्रह है, ये है यूरेनस, यूरेनस। कोल्ड एंड विंडी कौन सा है, नेपच्यून, बी का हो गया फोर्थ। तो ए का सेकंड और बी का फोर्थ। अगर आपको, जब आप साइंस के क्वेश्चन करते हो ना, तो ये जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं, मैच द कॉलम में अगर आपको एक या दो भी पता है, कई बार तो ऐसा होता है कि एक भी अगर आपको पता है ना, फिर भी आप आंसर फाइंड आउट कर लेते हो। अगर आपको एक या दो ऑप्शंस पता है, बाकी ऑप्शंस आपको पता भी नहीं है, तब भी आप करेक्ट आंसर तक जा सकते हो। कैसे, आप ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। देखो ए का हो गया सेकंड, मान लो, तो ए का सेकंड कहाँ है, ए का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, विच मींस आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, ठीक है। या फिर मान लो आपको बी पता है कि बी का हो गया फोर्थ, तो बी का फोर्थ भी एक ही ऑप्शन में दिया है। कई बार तो क्या होता है, एक एक ऑप्शन से ही आपका आंसर बन जाता है। और शो फेजेस लाइक मून, मून की तरह फेजेस किसमें होती है, वीनस में। एंड लो डेंसिटी का जो प्लेनेट है दैट इज सैटर्न, इसको अगर बड़े से टब में भी आप रख दोगे ना, तब भी ये वहां फ्लोट करेगा, तो काफी लो डेंसिटी का होता है कौन सा प्लेनेट, सैटर्न। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज, देखो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होनी चाहिए। दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक तो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। देखो ये कोई सरफेस है, इंसिडेंट रे आई, इस तरह से टकराई, यहाँ टेढ़ा हो गया, टेढ़ी नहीं होती, स्ट्रेट होती है, ठीक है। इंसिडेंट रे इस तरह से आई और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके वापस चली गई, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज इंसिडेंस रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या हो गया, सेंटर में हमारा नॉर्मल। तो जो सेकंड लॉ है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, देन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा, इसका और इसका। देखो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया, यहां से यहां तक टोटल हो गया 60 डिग्री। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज 60 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, एक मिनट, और but not able to displace metal C. Metal A displace metal B from its salt solution but not able to displace C from its salt solution. Metal B displace metal D from its salt solution, which is the second most reactive metal. देखो ये ना reactivity series of metal का क्वेश्चन है, और reactivity series of metal से भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा आता है घुमा फिरा के। तो reactivity series आपको पता होनी चाहिए। एक निमोनिक है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो, जरूरी नहीं उसी के थ्रू याद करो, जैसे भी आपको याद करना अच्छा लगे याद हो, बस याद करना है, चाहे कैसे भी करो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने हमेशा हर क्लास में बताती ही हूँ, अभी भी बता देती हूँ। देखो ऐसे याद करना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ, यहाँ लिख देती हूँ, केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ, यहाँ लिख देती हूँ कॉपर स्टेप्स गोल्ड। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है ना, इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर जो मेटल है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव है। जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल आता जाता है, सब जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल आता जाएगा, ठीक है। सबसे कम जो रिएक्टिव मेटल है दैट इज गोल्ड। तो प्लीज का पी से क्या है, पोटाशियम, पी से पोटाशियम है, पी से पोटाशियम, एस यहां लिख देती हूँ पोटाशियम, एस से सोडियम, सी से कार्बन, एम से मरकरी, सॉरी मरकरी नहीं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आएगा पहले, मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, केयरलेस कार्बन, अच्छा यहाँ कैल्शियम है, यहाँ कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम, और यहाँ कार्बन है, जिब्रा, जेड से जिंक, आयरन, टी से टिन, एल से लेड,
H से हाइड्रोजन, कॉपर, C स्टेप्स, सिल्वर, गोल्ड, ये तो गोल्ड लिखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम है ऊपर, कार्बन नीचे है, ठीक है। तो इस निमोनिक से प्लीज स्टॉप कॉलिंग, कहाँ गया पेन, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जिब्रा, केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अगर आपको ये सीरीज याद है, अभी इस क्वेश्चन में तो ए बी सी डी दिया ना, कई बार नाम दे देता है डायरेक्टली, पोटाशियम दे देगा, सोडियम दे देगा, मान लो ए बी सी डी की जगह उसने दे दिया पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो हमें पता है जो सबसे ऊपर मेटल है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे लेस रिएक्टिव मेटल आते जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट एक्टिव मेटल हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, बट लेस रिएक्टिव मेटल मोस्ट एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर हम जिंक और आयरन की बात करें तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, बट आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके रिएक्टिविटी सीरीज से। एंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातु बी को धातु ए उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। धातु बी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। कौन सी धातु द्वितीयक अभिक्रियाशील है? सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, हमें ये बताना है। तो इसमें आप इसको पहले लिख लो, ऐसे लिख लो यहाँ पे, मेटल ए जो है डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस सी। ए जो है बी को तो डिस्प्लेस कर रहा है, इट मींस ए जो है बी से स्ट्रॉन्ग है, बट सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इट मींस सी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। उसके बाद है मेटल बी डिस्प्लेस मेटल डी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, सो विच इज द सेकंड मोस्ट एक्टिव मेटल। तो सेकंड मोस्ट एक्टिव मेटल कौन सी है? ए। तो आपका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है ए, फर्स्ट का हो गया ए, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया इसको, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, काफी पूछे जाते हैं आपसे, जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल पेपर में। असर्शन रीजन वाले आएंगे, स्टेटमेंट वाले आएंगे, और पैडागोजी की बात करूँ तो ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चन है ये सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है कि द लीव्स ऑफ अ कैरेट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनिशन, कि जो कैरेट प्लांट की लीव्स है ना उसमें रेटिकुलेट वेनिशन होती है। रेटिकुलेट वेनिशन ऐसी होती है, ठीक है, कि जो कैरेट प्लांट है उसकी रेटिकुलेट वेनिशन है, रेटिकुलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस? देखो आपको ना एक चीज याद रखनी है, जिस लीफ की रेटिकुलेट वेनिशन है ना उसकी जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी? टैप रूट होंगी, उसकी रूट ऑलवेज टैप रूट होंगी। और जो लीफ की पैरेलल वेनेशन इस तरह की होती है, जैसे केले के पत्ते होते हैं ना, इस तरह पैरेलल वेनेशन, जिनकी लीफ पैरेलल है, मतलब जिनकी पैरेलल वेनेशन है, उनकी जो लीफ होंगी दैट इज ऑलवेज रूट्स होंगी, वो ऑलवेज फाइब्रस रूट्स होंगी, फाइब्रस रूट्स, ठीक है। ये आपको ये टर्म याद रखनी है, और ऐसा हमेशा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन में टैप रूट होगी, पैरेलल वेनेशन में फाइब्रस रूट होगी। आप इसको पीएफ से याद रख सकते हो, पीएफ पैरेलल रूट, सॉरी पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट, रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट, आरटी। अगर आपको एक याद है दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। अपनी क्लास में भी मैं इसी तरह से याद कराती हूँ बच्चों को कि पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट्स होंगी, रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट होगी। तो पीएफ से आप याद रख सकते हो, उससे आपको याद रह जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। पीएफ पैरेलल, एफ मींस फाइब्रस। अब क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस, कि प्लांट्स हैविंग टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, कि जिसकी टैप रूट होती है उसकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है। यस दिस इज ट्रू। सेकंड है प्लांट, अब जब हमें फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया तो हम पेपर में तो सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, बट मैं भी आपके लिए यहाँ पढ़ रही हूँ कि प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। फाइब्रस रूट जिसकी होती है उसकी रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होगी, उसकी पैरेलल वेनेशन होगी। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ वेनेशन रूट, ऐसा नहीं है। ऑल लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, ऐसा भी नहीं है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मूल जड़ के पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, और आपको इसको पीएफ से याद रख लेना, एक याद हो जाएगा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल ऑर्गेनेलिज। सेल की सेल ऑर्गेनेलिज दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है, आपको ये बताना है। तो उससे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मेन, प्लांट और एनिमल सेल का जो मेन डिफरेंस है ना, दैट इज कि प्लांट सेल में ना सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही होती हैं, सेल वॉल भी होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी। बट अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी।
इसमें सैल्वोल एब्सेंट होती है। सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते, प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, मतलब ये 2-3 पॉइंट अगर आपको पता है ना तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो, और ये 3 मतलब मोस्ट कॉमन डिफरेंस है। उसके अलावा वैक्यूल, प्लांट में सिर्फ एक वैक्यूल होता है बड़ा सा सेंटर में, पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो काफी सारे वैक्यूल्स होते हैं, न्यूमरस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे होते हैं, काफी छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं, काफी छोटे साइज के होते हैं, और प्लांट में सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है और काफी बड़े साइज का होता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब इसमें पूछा है कि ए जो है ना दैट इज सेल वॉल, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और बी जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, सी जो है सेल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म है। अब ए जो है उसमें सेल वॉल है तो इट मींस ए क्या होगा, प्लांट सेल होगा, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है ना। ए हमारा है प्लांट सेल। सेकंड है सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इट मींस ये क्या है हमारा एनिमल सेल, क्योंकि वैक्यूल प्रेजेंट होता है तो एनिमल सेल में भी, बट काफी छोटे अमाउंट, काफी मतलब काफी सारे प्रेजेंट होते हैं और छोटे छोटे साइज के होते हैं। सी जो है सेल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स के पास ही होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। तो ए जो है प्लांट सेल है, बी एनिमल सेल है, सी प्लांट सेल है। अब इसमें दिया है कि ए एंड सी आर प्लांट सेल्स, ए और सी प्लांट सेल्स हैं और बी जो है एनिमल सेल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी होगी सही, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस as it enter from one medium to another as the optical density of the medium changes। इसमें ये कहा गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो चेंज हो जाती है जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल अगर एयर से वाटर में लाइट ट्रांसफर कर रही है तो इसकी जो स्पीड है ना वो चेंज हो जाएगी, और चेंज क्यों होती है, बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है हाउ मच लाइट जो है ब्लॉक्ड बाय अ मटेरियल, ये जो मटेरियल है वाटर, कितनी लाइट को ये एब्जॉर्व कर रहा है, और यू कैन से कि ब्लॉक कर रहा है, तो कितनी लाइट को ये एब्जॉर्व कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना ज्यादा डेंस मटेरियल होगा, जितने ज्यादा मटेरियल की डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा वो लाइट को ब्लॉक करेगा। जैसे वो इससे देखो, मान लो कोई जंगल है, काफी घना है, जितना घना जंगल होगा वो उतना ही ज्यादा लाइट, सनलाइट को ब्लॉक करेगा, नीचे वाले जो छोटे पौधे हैं उनको लाइट नहीं मिलेगी, जितने दूर दूर बिरले पौधे हैं, दूर दूर पौधे, उतनी ही लाइट उसको मिल जाएगी, है ना। तो सेम ऐसा ही है, जितनी ज्यादा डेंस जगह होगी उतनी ही लाइट जो है उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, उतने ही प्लांट्स उसमें होंगे तो उतनी ही मतलब जंगल की अगर बात करें तो ज्यादा प्लांट्स से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें नीचे तक जाने की जगह ही नहीं है। तो मतलब अगर जो मटेरियल है आपका डेंस है, काफी घना है, घना घना होने की वजह से, मतलब ज्यादा डेंस होने की वजह से लाइट जो है ज्यादा इसमें अब्सॉर्ब होगी। और ये इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो लाइट है ना, when light travel from rarer to denser medium, तो it bends towards the normal, it bends towards the normal, RDN, RDN से याद रख सकते हो, RDT से याद रख सकते हो, RDT, RDT, rarer to denser bend towards the normal, denser to rarer bends away from the normal, DRA। किसी से भी याद रख लो, एक याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको कि अगर एक टुवर्ड्स द हो रहा है तो दूसरा अवे होगा, एक अवे हो रहा है तो दूसरा टुवर्ड्स होगा। तो DRA से याद रख लो या RDT से याद रख लो। तो मतलब जब इस तरह से मान लो एक मीडियम है, ये आपकी लाइट आई इंसिडेंट रे, ये एयर है, लेस डेंसर है, वाटर जो है मोर डेंसर है, तो जैसे ही एयर जो है लाइट जो है एयर से वाटर में ट्रांसफर करेगी तो एयर क्या है, रेयर है, वाटर डेंसर है, तो रेयर टू डेंसर करेगी तो लाइट कहाँ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के साइड। और अगर लाइट ये मान लो डेंसर है और फर्स्ट सेकंड रीजन रेयर है, अगर लाइट डेंसर टू रेयर में जा रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये दो केस है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट, बेसिक पॉइंट आपको बताया है, बट क्वेश्चन में ये पूछा गया। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है, सॉरी क्या हो गया ये, इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकल डेंसिटी आई होप आपको पता चल गया। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी ज्यादा थिक है, ठीक है, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी।
तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट मतलब जो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी ही कम उसमें लाइट ट्रेवल करेगी, है ना, उतनी ही उसकी लाइट की जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी अगर डेंस ज्यादा है तो। अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो लाइट इंक्रीज करेगी, और अगर डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो लाइट इंक्रीज करेगी। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको टर्म, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। The speed of light changes as it enters from one medium to another as the optical density of the medium changes। देखो क्या हो रहा है ना, ए बी सी डी चार मीडियम है आपके पास। इसमें बताया हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर रही है, यहाँ डिक्रीज कर रही है, सी से डी में डिक्रीज कर रही है। तो पहले इस पैटर्न को आप ड्रॉ कर लो एक फिर यहाँ पे, यहाँ कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। ये ए रीजन हो गया, ये बी रीजन हो गया, ये सी है, एंड मान लीजिए ये डी है, ठीक है। ए बी सी एंड डी। अब वो ये कह रहा है which of the following represent correct descending order of the optical density, descending order of the optical density of the medium। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया है कि जब लाइट, ये जो मीडियम है ए बी सी डी, तो व्हेन ए से बी में लाइट ट्रेवल करेगी, ए टू बी में लाइट ट्रेवल करेगी, तो क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट क्या कर रही है, इंक्रीज। स्पीड ऑफ लाइट क्या कर रही है, इंक्रीज। अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर रही है, इट मींस जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर रही है तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अब वो कह रहा है बी टू सी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज। जब बी टू सी में लाइट जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या कर रही है, डिक्रीज। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर डिक्रीज करती है तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। जब सी टू डी जाएगी लाइट, सी से डी में जब जाएगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फिर से डिक्रीज करेगी। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ भी डिक्रीज कर रही है, इट मींस जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये केस बन गया हमारे पास। हमें इसे अरेंज करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी में हमें इसको अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो यहाँ पे देखो डिक्रीज कर रही है, यहाँ इंक्रीज कर रही है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम, एक मिनट यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जो जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जो मटेरियल है काफी डेंस है, काफी घना है। तो अगर ए बी सी डी की बात करें, देखो ए से जब बी में लाइट ट्रेवल किया तो लाइट ने इंक्रीज किया, इट मींस यहाँ पे लाइट डिक्रीज कर रही थी, और जैसे ही उसने बी में एंटर किया तो वो इंक्रीज की स्पीड ऑफ लाइट यहाँ इंक्रीज की, इट मींस हाँ, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ डिक्रीज कर रही थी। अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर रही थी तो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, बट इजी है थोड़ा सा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन, कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट, जहां स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर रही है वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब वो जो सब्सटेंस होगा काफी घना होगा, थिक होगा, है ना, दैट्स व्हाई उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, मतलब ये जो सब्सटेंस है मोर ऑप्टिकली डेंस है। जैसे यहाँ से बी में एंटर किया तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इंक्रीज कर गई। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ इंक्रीज कर गई, मतलब ये जो सब्सटेंस है थोड़ा सा कम घना था एज कम्पेयर टू ए। अब फिर से जब बी से सी में गया तो स्पीड ऑफ लाइट ने फिर से डिक्रीज किया, स्पीड ऑफ लाइट फिर से डिक्रीज की, मतलब ये जो सब्सटेंस था फिर से थोड़ा घना था, दैट्स व्हाई इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा थी। तो यहाँ पे इंक्रीज किया तो यहाँ डिक्रीज करेगी लाइट। अब सी से डी में लिखा है कि फिर से डिक्रीज ही कर रही है, बिकॉज यहाँ की भी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी डी की तो ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी, ए की, ठीक है। तो ए की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब मोर से लेस में जाना है। जिसकी सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको पहले लिखना है, जिसकी कम ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको एंड में लिखना है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी के संबंध में ही पूछा है ना इसको अरेंज करना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब मोर से लेस, और असेंडिंग ऑर्डर हो तो लेस टू मोर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है मोर से लेस। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो किसकी है, ए सब्सटेंस की। उसके बाद किसकी इंक्रीज कर रही है, सी और डी में से। आप सी की भी कर रही है, डी की भी कर रही है, तो ए सी डी भी मत लिख लेना। सबसे ज्यादा जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ए के बाद, मतलब कम है, सबसे ज्यादा ए की है, ए के बाद किसकी होगी, डी की। डी की क्यों होगी, बिकॉज देखो
यहाँ पे भी ऑप्टिकल डेंसिटी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर रही थी, यहाँ पे भी डिक्रीज ही कर रही थी। इट मींस इसकी भी इंक्रीज कर रही है, इसकी भी इंक्रीज कर रही है। तो सबसे जो अगर सीरीज में हम देखें हम तो ए के बाद इसकी डेंस यहाँ तो डिक्रीज हुई ही थी, बट यहाँ और ज्यादा डिक्रीज होगी, मतलब ये और ज्यादा डेंस हो गया है ना, और ज्यादा डेंस हो गया। तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ लिखेंगे डी, और उसके बाद फिर लिखेंगे सी, और सी के बाद लिखेंगे बी। ए डी सी बी, इस तरह से आप अरेंज करेंगे इसकी ऑप्टिकल डेंसिटीज को। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ए डी सी बी। अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से वीडियो को सुनना, और इसकी डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाई हुई है, मतलब डिटेल में लेक्चर लिया हुआ है आपका, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, मतलब उसका कमेंट वो लिंक दे दूंगी, वो वाली वीडियो आप देख लेना। बट अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से सुन लीजिए, देख लीजिए, और खुद से थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कीजिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो किस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। बाकी उस दूसरी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम में था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सेम ही है, बाकी मैंने पूरा हिंदी में ही आपको ब्रीफ किया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए डी सी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। वीनस इज हॉटर देन मर्करी दो इट इज फार्दर फ्रॉम सन देन मर्करी। रीजन दिया है कि वीनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, असर्शन जो है दैट इज कि वीनस जो है ना इट इज हॉटर देन मर्करी। वीनस जो है मर्करी से हॉटर है, ऑल्दो जो वीनस है ना, मतलब यहाँ सन है, लिखा है कि ऑल्दो वीनस जो है दूर है सन से मर्करी के कंपैरिजन में, बट फिर भी वीनस जो है गर्म है। ऐसा क्यों? तो वीनस जो है ज्यादा हॉट है बिकॉज इसका जो एटमॉस्फेयर है ना काफी थिक एटमॉस्फेयर है वीनस में, और 90% मोर थिकर है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो ज्यादा एटमॉस्फेयर होने की वजह से वहां पे जो सनलाइट की एब्जॉर्प्शन है वो भी ज्यादा है, दैट्स वाई उसका जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा गर्म है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स थिक एटमॉस्फेयर, इसका जो रीजन है दैट इज थिक एटमॉस्फेयर की वजह से ये काफी गर्म है, और मरकरी में कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो दैट्स वाई ये इतना गर्म नहीं होता एज कम्पेयर टू वीनस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही है कि वीनस इज हॉटर देन मरकरी दो इट इज फार्दर फ्रॉम सन देन मरकरी। सेकेंड है वीनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कि जो वीनस है ना वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। वीनस जो है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है, दिस इज ट्रू। एक मिनट, वीनस जो है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है, ये तो सही है, ईस्ट टू वेस्ट ही रोटेट। कहाँ गया वीनस? देखो ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है साउथ है। जो वीनस है इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है, ये तो सही है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात तो सही है कि वीनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। दैट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि जो बाकी स्टार्स हैं, बाकी जितने प्लैनेट हैं वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और वो वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है जो हमारी अर्थ है। अगर हम उसको नॉर्थ से देखेंगे तो, नॉर्थ पोल से देखेंगे तो, है ना, और इसी को स्टैंडर्ड माना जाता है नॉर्थ पोल को ही। तो इट रोटेट, जो अर्थ है इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट यहाँ बात हो रही है वीनस की कि वीनस जो है इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो दिस इज ट्रू, वीनस ईस्ट टू वेस्ट ही रोटेट करता है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका जो राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ मिक्सचर्स। हमें बताना है इसमें से कौन सा सेट जो है जिसमें मिक्सचर्स हैं। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिसमें मिक्सचर्स क्या है? जिसमें टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। देखो दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस में जो मिक्सचर है, होमोजीनस और हेट्रो, उसमें जो मिक्सचर्स हैं उसमें दोनों की ही जो कंपोनेंट होंगे ना वो सेम होंगे। होमो का मतलब ही होता है सेम। हेट्रो में दोनों के कंपोनेंट जो हैं डिफरेंट होंगे। मान लीजिए हेट्रो में मिक्सचर है सैंड और किसका लूं, आयरन का ले लो, सैंड और आयरन। तो दोनों की जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग है, दोनों में जो कंपोनेंट है वो उनका साइज अलग अलग है। ठीक है, जिसमें जो कंपोनेंट है वो सेम साइज के होंगे, दैट इज होमोजीनस। सेम साइज के कंपोनेंट होंगे होमोजीनस। जैसे मान लो वाटर एंड सॉल्ट, है ना, वाटर और सॉल्ट को जब मिक्स करते हैं तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो वाटर कहाँ पे है, सॉल्ट कहाँ पे है? सॉल्ट आपको दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर सेम साइज के कंपोनेंट्स होंगे। हिट्रोजीनस मतलब डिफरेंट साइज के कंपोनेंट होंगे जो विजिबली आप
देख सकते हो, जो विजिबल होगा आपको एक्चुअली, चाहे सैंड, आयरन ले लो, कोई भी और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, उनमें साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, वो बात अलग है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन से इसमें सेट जो है जो जिसमें मिक्सचर है। तो एक तो प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट्स जिनमें कोई मिक्सचर नहीं होता, वो मिक्स नहीं होते, वो सिंपल एक ही कंपोनेंट होता है। मिक्सचर होता है जिसमें मोर देन 1 और 2 सब्सटेंस मिक्स होते हैं। मान लीजिए जो चाय है आपकी, टी है, वो क्या है, एक मिक्सचर ही तो है, उसमें पानी है, चाय पत्ती है, चीनी है, इलायची, अदरक, जो भी आपको डालना डालना हो, और दूध हो, तो वो क्या है, एक तरह का मिक्सचर हो गया है ना, जिसमें काफी सारी चीजें मिक्स्ड हैं, तो वो हो गया मिक्सचर। अब इसमें बताना है कि कौन से सेट में मिक्सचर है। एयर की बात करें, एयर में मिक्सचर होते हैं, काफी सारी एयर में चीजें मिक्स होती हैं। ब्लड में भी प्लेटलेट्स हैं आपके, वो है WBC है, RBC है ना। तो जो ब्लड है वो भी एक तरह का मिक्सचर है, इसमें RBC है, WBC है और प्लाज्मा है ना, प्लेटलेट्स हैं। सॉइल की बात करें, सॉइल में भी काफी सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। टूथपेस्ट में भी काफी सारी चीजें होती हैं। सिट्रिक एसिड तो सिर्फ एक एसिड ही है, हमें मतलब इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, बट हमें बताना है पूरा सेट में मिक्सचर हो। सेकंड है सॉल्ट वाटर मिक्सचर है, ब्लड मिक्सचर है, विनेगर तो नहीं है, मार्बल भी मिक्सचर है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें। थर्ड है बेकिंग सोडा। टैप वाटर तो मिक्सचर है, विनेगर तो नहीं है, सैंड भी मिक्सचर है। फोर्थ है सैंड, जो मिक्सचर है। टैप में भी टैप वाटर में काफी सारे मिनरल्स, काफी सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। ब्लड भी एक मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है। तो फोर्थ आंसर जो है, राइट आंसर होगा रेत, नल का जल, रक्त और वायु, जिसमें काफी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, वो मिक्सचर होगा। जिसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड क्या है आपका, एलिमेंट है। सिल्वर क्या है, एलिमेंट है। वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना है, उसमें कोई और चीज का मिक्सचर, कोई और चीज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अच्छा, वो जो ऑप्टिकल डेंसिटी वाला क्वेश्चन करवाया ना अभी मैंने, अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो समझने में किसी भी बच्चे को, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बाकी तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो फिर से मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं है एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, बट हाँ, इसी की तरह मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। फर्स्ट है कि एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस ओनली इन एनिमल्स, कि एक्सक्रीशन सिर्फ एनिमल्स में ही होता है, तो ऐसा नहीं है, एक्सक्रीशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही होता है, ठीक है। प्लांट्स में वाटर की फॉर्म में होता है, बट होता है। सेकंड है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सेम दैट ऑफ टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बना देते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, और प्लस क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है प्लस C6H12O6 ग्लूकोज है, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। तो इसने कहा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन यूज हो रही है, उन दोनों की जो अमाउंट है वो सेम है। तो ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट अमाउंट यूज होता है दोनों ही केस में, चाहे वो रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो, सेम अमाउंट यूज नहीं होता। दिस ऑल्सो नॉट ट्रू। थर्ड है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओनली, तो सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोड्यूस नहीं करते प्लांट्स, हमने पढ़ा था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अलावा और भी स्टेप्स हैं, सेक्सुअली भी प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सिर्फ प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। पॉलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में, तो दोनों ही मेथड से होता है, सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नहीं होता। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स थ्रू पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेम से हो गया, रूट से हो गया, लीफ से हो गया, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो दिस इज नॉट ट्रू। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होती है जो एसेक्सुअल का टाइप है, और सेक्सुअली भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फोर्थ है, प्लांट्स रिमूव वाटर एज वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि प्लांट्स जो है वाटर को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, एंड प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं। प्लांट्स रिमूव वाटर, देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लांट्स रिमूव करते हैं वाटर एज अ वेपर, बट प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं करते, प्लांट जो है एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे एब्जॉर्व होना था। प्लांट्स रिमूव वाटर एज वेपर एंड एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका जो वो स्टेटमेंट है वो सही होगा, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। यहाँ एब्जॉर्व कर लेना, एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट है, आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, आपको पीपीटी मिलेगी ना, वहां से देख लेना, बाकी मैं रीड कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने पढ़ा है कंडक्शन होती है, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट जो है कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है, एंड रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती है। बट ये जो क्वेश्चन है आपका, इट इज बेस्ड ऑन कन्वेक्शन। तो इसमें पूछा गया है कि इट टेक्स प्लेस ओनली इन गैसेस, कि जो कन्वेक्शन है सिर्फ गैसेस में ही होता है। दिस इज नॉट ट्रू। कन्वेक्शन जो है लिक्विड और गैसेस दोनों में ही होता है, लिक्विड और गैसेस दोनों में ही होता है। हीट फ्लोज इन अपर डायरेक्शन ओनली, कि हीट जो है सिर्फ अपर डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, तो ऐसा भी नहीं है। हीट जो है फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू, अपर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट असेंशियल, कि जो फिजिकल कांटेक्ट है ना वो एसेंशियल, मतलब फिजिकली ऐसे कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। तो ये जो फिजिकल कांटेक्ट है ना, ये कहाँ एसेंशियल होता है? कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, सॉलिड पार्ट में होता है ना कंडक्शन, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं काफी पैक्ड होते हैं, तो फिजिकल कांटेक्ट वहां होना एसेंशियल है। बट यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट में आना एसेंशियल नहीं है, क्योंकि हीट फ्लो हो रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, हीट फ्लो हो रही है, तो इसमें कांटेक्ट में नहीं भी है तब भी जो हीट है वो फ्लो होगी हॉटर टू कोल्डर रीजन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो, नहीं ये तो सही है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट एसेंशियल। फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को फिजिकल कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। दिस इज ट्रू कन्वेक्शन के फॉर्म में। सेकंड है, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल्स, की हीट जो है वाइब्रेशन मोशन के थ्रू ट्रांसफर होती है, तो ये कंडक्शन में होता है, अगेन कन्वेक्शन में नहीं होता। हीट जो है ट्रांसफर हो रही है बिकॉज मॉलिक्यूल खुद से मूव कर रहे हैं, लिक्विड और गैस के जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो खुद मूव कर रहे हैं हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। क्योंकि क्या होता है ना, मान लो आप वाटर गर्म कर रहे हो या पानी गर्म कर रहे हो, फ्लेम ऑन किया आपने नीचे, तो जो नीचे यहाँ कोल्डर सब्सटेंस है, जैसे ये गर्म हो जाएगा सब्सटेंस, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर से ठंडा सब्सटेंस नीचे आ जाएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसको कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हीट जो है ट्रांसफर हो रही है, खुद पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह, वाइब्रेशन मोशन नहीं हो रहा है। वाइब्रेशन मोशन कहाँ होता है? कंडक्शन के केस में होता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना इन्होंने कन्वेक्शन का, इस तरह से कंडक्शन का भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, रेडिएशन का भी बना सकता है। तो तीनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। कंडक्शन होता है सॉलिड में, कन्वेक्शन होता है लिक्विड और गैसेज में, और रेडिएशन जो है उसके लिए किसी मीडियम का होना बीच में जरूरी नहीं है। रेडिएशन जैसे सन से सनलाइट आ रही है हमारे तक, दैट इज थ्रू रेडिएशन, इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। बट कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम का होना जरूरी होता है। तो आपका राइट आंसर है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट एसेंशियल इन केस ऑफ कन्वेक्शन, तो केवल सी जो है राइट आंसर होगा, ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, इस पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। कोई चीज यहाँ से यहाँ आ रही है तो इट मीन फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ काम कर रही होगी। मान लो आप यहाँ से यहाँ वॉक कर रहे हो तो फ्रिक्शन जो आपके अगेंस्ट चलेगी, ठीक है। फोर्स आप यहाँ से यहाँ लगा रहे हो तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट एक्ट करेगी। तो कोई चीज आपने थ्रो की, फॉलिंग, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऑपोजिट टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी, कोई भी चीज नीचे की तरफ आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो ये आपकी फ्रिक्शन है ये किसके अगेंस्ट काम कर रही है? इट वर्क्स ऑपोजिट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। ऑप्शन 2 गुरुत्व के विपरीत। नेक्स्ट है, कैलेडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो कैलेडोस्कोप है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपका राइट आंसर हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैलेडोस्कोप में कलरफुल पैटर्न बनते हैं, उसमें क्या है, 2 और मोर देन 2 पीसेस जो है आप लगा सकते हो ग्लासेस के, एट इस एंगल पे लगाओगे कि नीचे जो है पार्टिकल्स, मान लो ये कैलेडोस्कोप है, यहाँ पे आपने ना कोई कलरफुल पिक्चर्स रख दी और यहाँ पे आपने 2 मिरर लगा दी, 2 या 3 कितने भी मिरर लगा सकते हो, और इस एंगल पे आप लगाओगे इस तरह से कि जब यहाँ से आप व्यू करोगे ना तो आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको यहाँ पे कलरफुल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है,
अब आपकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगी, ये आपके 10 क्वेश्चन पैडागोजी के करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पैडागोजी का, मतलब 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट सब्सक्राइब टू अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन साइंस क्लासरूम। कौन सी एक स्टेटमेंट में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है फॉलो नहीं हो रही है इन चारों ऑप्शन में से। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होगा, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ठीक है, बच्चा एक्टिव होगा, पैसिव लर्नर नहीं होगा, बच्चा एक्टिव लर्नर होगा यहाँ पे इस केस में कंस्ट्रक्टिविस्ट के अप्रोच में। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और टीचर जो है एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। तो देखते हैं कहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। 1 मिनट। फर्स्ट है स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटली एंड आर एंगेज्ड इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग। स्टूडेंट जो है कोलैबोरेट होके काम कर रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे एक्टिवली एंगेज हैं। दिस इज यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो रही है, हमें बताना है नहीं हो रहा है जहाँ पे। सेकंड है टीचर एलिसिट स्टूडेंट्स आइडिया एंड एक्सपीरियंस टू प्लान टीचिंग लर्निंग। टीचर जो है ना बच्चों के जो विचार है और उनके अनुभव को जान रहा है, उनसे पूछ रहा है, तो यहाँ भी बच्चे एक्टिव हैं। उसके अलावा थर्ड है टीचर यूज स्पेसिफिक आउटकम बेस्ड ऑन टर्म असेसमेंट ओनली टू गिव फीडबैक। कि टीचर जो असेसमेंट लेता है ना, जो टर्म असेसमेंट होती है, टर्म 1 हो गया आपका, टर्म 2 हो गया, वहां पे जो टीचर असेस कर रही है बच्चों को, उनका जो आउटकम है, कितने मार्क्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको फीडबैक दे रही है, दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो वहां तो बच्चा एक्टिव नहीं है ना, तो हमें बताना है जहां बच्चा एक्टिव है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 है, देख लेते क्या है। Students are given frequent opportunity to engage in complex and meaningful problem solving task। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दिए जा रहे हैं जिसमें बच्चा एंगेज्ड है, एक्टिव है यहाँ भी। तो ऑप्शन 4 भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, मतलब ऑप्शन 4 में भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है, तो कहाँ इसको फॉलो नहीं किया जा रहा, एट ऑप्शन नंबर 3। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना कई बार अटक जाता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following statement is correct regarding scientific knowledge। साइंटिफिक नॉलेज के संबंध में कौन सी एक स्टेटमेंट सही है, वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट स्टेटमेंट है साइंस इज अ सोशल एंटरप्राइज। तो ऑफ कोर्स साइंस इज अ सोशल एंटरप्राइज। व्हाई इट इज अ सोशल एंटरप्राइज, क्योंकि साइंस जो है ना कोलैबोरेशन में काम करती है, आइसोलेशन में काम नहीं करती। साइंटिस्ट जो है अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अपने पीयर रिव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कहना कि साइंस इज अ सोशल एंटरप्राइज, दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है साइंटिफिक मेथड इज ओनली करेक्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, की सिर्फ यही एक मेथड है इन्वेस्टिगेशन का, तो दिस इज नॉट ट्रू। जहां पे ओनली जैसा शब्द लग जाए ना तो क्वेश्चन वैसे ही नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है, 1 मिनट। नेक्स्ट है थर्ड है, वैसे तो हमें आंसर मिल ही गया, बट फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा बता रही हूँ कि इसका मतलब बाकी भी आपको जो ये ऑप्शंस हैं क्लियर होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सेरेंडिपिटी हैज नो रोल इन साइंस, की सेरेंडिपिटी का कोई रोल नहीं है साइंस में। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कि बाई चांस कोई चीज हो जाती है, जैसे मान लो आपका एग्जाम आया, आपने कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपने पढ़े नहीं और बाई चांस से वो टॉपिक पेपर में आए भी नहीं, तो वो क्या हो गया, एक तरह का आपके लक ने आपका काम किया, तो दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। सो सेरेंडिपिटी हैज नो रोल इन साइंस। एंड उसके अलावा फोर्थ है ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर वेरीफाइड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कि सारे साइंटिफिक आइडियाज को कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स पे मतलब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंट्स लैब में किए जाते हैं। तो हर चीज को हम लैब में करें ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लैनेट्स के बारे में, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स का पढ़ रहे हैं, या अर्थक्वेक के बारे में हम पता चल रहा है, तो इन चीजों के बारे में हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट लैब में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो ये कहना कि ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर वेरीफाइड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इज नॉट ट्रू। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है कि डिफरेंशिएटेड assessment needs to be used in an inclusive science classroom। डिफरेंशिएटेड असेसमेंट का मतलब है कि हर बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग जो है टीचर उसको असेस कर रहा है ना। मान लो, और अच्छा एक और चीज, इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम का मतलब होता है जहां टीचर जो है बच्चों को साथ लेके चल रहा है। अगर कोई बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है या उसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो भी सभी बच्चों को साथ लेके चलेगा टीचर। और डिफरेंशिएटेड असेसमेंट का मतलब है टीचर उनके अकॉर्डिंग, उस बच्चे के अकॉर्डिंग जो है असेसमेंट ले रहा है। मान लो किसी बच्चे को विजुअली इंपेयर्ड है,
तो टीचर उसको ये नहीं बोलेगा कि चलो ब्लैक बोर्ड पे ये ड्रॉ करो, टीचर उसके अकॉर्डिंग उसको बोलेगा कि आप ओरली सुना दो, कोई भी चीज उससे असेस कर रहा है तो वो ओरली सुन लेगा उससे, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की जो नीड्स हैं, स्पेशल नीड्स या डिफरेंट लर्निंग एबल बच्चा है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग बच्चा जो है, टीचर जो है उनको असेस करेगा, ठीक है। मान लो किसी से ओरल सुन लिया, किसी से रिटन ले लिया, किसी को बोल दिया कि चलो तुम डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दो, तो इस तरह से डिफरेंशिएटेड असेसमेंट जो है इट नीड्स टू बी यूज्ड इन इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम। सो इसका ऑप्शन होगा यस, एज इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल द लर्नर्स, सभी लर्नर्स को ये अपॉर्चुनिटी देगा। कौन? डिफरेंशिएटेड असेसमेंट। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग इन साइंस डज नॉट इंक्लूड, कि साइंस में जो असेसमेंट हो रही है विज्ञान में अधिगम का मूल्यांकन सम्मिलित नहीं करता। कौन सा एक है जहां पे असेसमेंट नहीं हो रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं हो रही है, डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करता एक्चुअली? तो सेल्फ असेसमेंट तो ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? फॉर्मल का मतलब है आपका जो फाइनल एग्जाम है, मान लो वो आपका फॉर्मल है। इनफॉर्मल प्रोसीजर का मतलब हो गया, इनफॉर्मल प्रोसीजर हो गया जैसे क्लास में टीचर जो है कुछ डिस्कस कर रही है बच्चों के साथ, डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज इनफॉर्मल प्रोसीजर। तो ये भी सही है। फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो इंक्लूड असेसमेंट फॉर लर्निंग। बट जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि रैंकिंग आफ्टर एंड टर्म एग्जाम, तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट ट्रू, रैंकिंग आफ्टर एंड टर्म एग्जाम, क्योंकि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, इट फोकस ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ग्रोथ और प्रोग्रेस पे ये फोकस करता है, ना कि रैंकिंग स्टूडेंट्स अगेंस्ट ईच अदर। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अंतसत्र परीक्षा के उपरांत श्रेणीबद्धता, दिस इज नॉट ट्रू। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। फर्स्ट स्टेटमेंट है सैंपल ऑफ वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस। स्टेटमेंट 2 है देयर मे बी सम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल। हमें बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इन्फ्योरेंस है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सैंपल ऑफ वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस, हमने देखा हमारे पास एक सैंपल था, हमने थर्मोमीटर से चेक किया कि इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 102 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमने इसको ऑब्जर्व किया। स्टेटमेंट 2 हमने दी कि देयर में भी माइट भी कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट है सैंपल में, इसीलिए इसका जो टेम्परेचर आ रहा है वो 102 डिग्री सेल्सियस है। अदरवाइज पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, बट 102 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इट मे बी सम इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई 102 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ रहा है। तो ये जो है इन्फेरेंस है हमारा कंक्लूजन है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, सेकंड क्या है? कंक्लूजन है, ये हमने कंक्लूड किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ए जो स्टेटमेंट फर्स्ट है दैट इज ऑब्जर्वेशन, स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज इन्फेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप डिडक्टिव रीजनिंग इन लर्नर्स व्हाइल टीचिंग अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। एक टीचर है, वो बच्चे को सिंपल और कंपाउंड लीव्स के बारे में पढ़ा रहा है, सिंपल और कंपाउंड लीव्स के बारे में टीचर पढ़ा रहा है ना, तो उसमें बताना है कि बच्चे में डिडक्टिव रीजनिंग कहाँ हो रही है, कौन सी अप्रोच में डिडक्टिव रीजनिंग हो रही है। अब डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? देखो दो तरह की रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव एक डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या है, टीचर ना पहले बच्चे को एग्जाम्पल देगा और एग्जाम्पल से फिर डेफिनेशन में जाएगा। बट डिडक्टिव में क्या है, बच्चे को टीचर पहले डेफिनेशन बताएगा फिर एग्जाम्पल पे जाएगा, पहले डेफिनेशन कराएगा फिर उसके एग्जाम्पल देगा, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो हमें बताना है कहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग हो रही है। फर्स्ट है explaining the features of simple and compound leaves and asking student to classify the leaves। पहले उसने उसको स्टेटमेंट दी, डेफिनेशन बताई, बच्चों को एक्सप्लेन किया कि सिंपल लीव्स क्या है और कंपाउंड लीव्स क्या है, फिर उसके बाद उसने पूछा बच्चों को कि अब तुम इसको क्लासिफाई करो, क्लासिफिकेशन करो, एग्जाम्पल दो कि कौन सा सिंपल लीव है कौन सा कंपाउंड लीव है, ठीक है। सेकेंड है, तो ये जो है ना फर्स्ट स्टेटमेंट दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग और यही हमारा आंसर है। सेकंड है आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बच्चे से पूछना कि डिफरेंस बताओ दोनों के बीच में। दिस इज नॉट ओनली द डिडक्टिव रीजन, शोइंग डिफरेंट लीव्स टू स्टूडेंट एंड आस्क देम टू लिस्ट देयर फीचर। डिफरेंट लीव्स उसने दिखाए, पहले उसने एग्जांपल बताया फिर उनसे पूछा उनको बताने के बारे में, तो दिस इज इंडक्टिव नॉट डिडक्टिव। फोर्थ है आस्किंग स्टूडेंट टू ऑब्जर्व वेरियस लीव्स एंड डिराइव टिपिकल फीचर्स ऑफ ईच, कि पहले ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व करो, एग्जाम्पल दो, उसके बाद फिर तुम उसके फीचर्स को बताओ, तो दिस इज ऑल्सो इंडक्टिव। हमें बताना था कहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग हो रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में डिडक्टिव रीजनिंग है, जहां बच्चा पहले डेफिनेशन देगा उसके बाद फिर वो क्लासिफाई करेगा, एग्जाम्पल देगा। तो फर्स्ट जो है दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी आर बेस्ट सूटेड टू प्रमोट आर्ट इंटीग्रेटेड
लर्निंग इन साइंस, कौन से एक फीचर में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो रही है, मतलब हम आर्ट इंटीग्रेटेड मतलब हम साइंस को आर्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब साइंस में कोई ऐसी चीज हमने टॉपिक दिया जहां पे बच्चा आर्ट के थ्रू इंटीग्रेट कर रहा है, कोई टॉपिक में ड्रॉ कर रहा है, पिक्चर्स ड्रॉ करके बता रहा है, तो कहाँ पे ये चीज को फॉलो कर रहा है, ये प्रोजेक्ट में, फील्ड ट्रिप में, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो या जर्नल राइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट। जब भी बच्चा कोई प्रोजेक्ट करेगा तो उसकी वो ब्यूटीफुल सी एक पिक्चर बनाएगा, इमेज मतलब ड्रॉ करेगा। मान लो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई उसको दिया टॉपिक कि तुम्हें लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई जो है ड्रॉ करना है, तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। तो बच्चे ने ड्रॉ करके पिक्चराइजेशन के थ्रू उसको चीज को शो किया, तो दैट इज कि यहाँ पे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो रही है प्रोजेक्ट्स में। फील्ड ट्रिप्स में बच्चे को फील्ड में लेके गए, वहां पे बच्चे को मान लो एक लोकल पॉन्ड में लेके गए, वहां इकोसिस्टम के बारे में बताया गया और बच्चा फिर उस इकोसिस्टम के बारे में ड्रॉ करेगा। तो दिस इज ऑल्सो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, यहाँ भी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो रही है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करें तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड टीचर जो है, टीचर के पास होता है बच्चे का रिकॉर्ड, तो ये जो है टीचर से रिलेटेड है, बच्चे से रिलेटेड नहीं। उसमें सिर्फ उसने कुछ ड्रॉ नहीं किया होता, बस लिखा होता है उस बच्चे के बारे में, जो जो उस बच्चे ने एक्टिविटी की है उसके बारे में मेंशन होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे कोई आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग नहीं हो रही है। फोर्थ है पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो में भी बच्चे ने मान लो बच्चे को प्लांट्स या फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया गया, तो वहां भी पोर्टफोलियो के थ्रू उसने अच्छी सी डायग्राम ड्रॉ की, स्ट्रक्चर बनाया, एक्सपेरिमेंट किया, लेबलिंग की, सब कुछ दिखाया उसने। तो दिस इज पोर्टफोलियो। तो दिस इज पोर्टफोलियो जो है, इसमें भी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो रही है। जर्नल राइटिंग की बात करूं तो जर्नल राइटिंग में बच्चे ने जो सीखा है ना, तो अपने जो पॉइंट्स है वो रिफ्लेक्ट करता है। उसने जो जो सीखा, उसने वो जो ऑब्जर्व किया उसके बारे में वो सब मेंशन करेगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, यहाँ सिर्फ वो लिख रहा है, अपने पॉइंट को रिफ्लेक्ट आउट कर रहा है। तो सिर्फ जो राइट आंसर है जहां आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो रही है, दैट इज ए, बी एंड डी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ए, बी एंड डी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज इंक्वायरी टीचिंग स्ट्रेटेजी इन साइंस। कहाँ पे बच्चा जो है इंक्वायरी टीचिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। इंक्वायरी का मतलब है कहाँ बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कहाँ पे वो इंटरव्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जहां पे बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वहां पे इंक्वायरी प्रोसेस चल रही है। तो इंक्वायरी प्रोसेस देखो चारों में से कहाँ हो रही है, प्रोवाइडिंग डिटेल्ड स्टेप्स फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय टीचर। टीचर ने पूरे स्टेप जब खुद ही प्रोवाइड कर दिए कि ये स्टेप तुम फॉलो करो, तो बच्चा इंक्वायरी क्यों करेगा, बच्चा तो उसी चीज को फॉलो करेगा। ऐसा यहाँ इंक्वायरी नहीं हो रही है। जहां बच्चा खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वहां पे इंक्वायरी प्रोसेस हो रही है। लर्नर्स पार्टिसिपेटिंग इन ए ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व है, यहाँ बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट है। सी, लर्नर इन्वेस्टिगेट देयर आइडिया, अपने आइडियाज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, खोजबीन कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, दैट इज इंक्वायरी प्रोसेस। ऑप्शन डी है लर्नर्स कंक्लूडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, एविडेंस के बेस पे उसने फाइनल एक कंक्लूजन निकाला, तो दिस इज नॉट इंक्वायरी प्रोसेस। ऑप्शन बी और सी जो है, दिस इज इंक्वायरी प्रोसेस, जहां बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट है, प्रोसेस को फॉलो कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, तो बी और सी जो है राइट ऑप्शन होगा। सिर्फ कंक्लूजन निकाला इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। पूरे प्रोसेस को अगर वो फॉलो कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, हाइपोथेसिस कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, फिर फाइनल कंक्लूजन पे आ रहा है, देन वी कैन से कि दिस इज इंक्वायरी प्रोसेस। बट सिर्फ पार्टिसिपेट करना, सिर्फ एविडेंस निकालना डेटा के बेसिस पे, दैट इज नॉट इंक्वायरी प्रोसेस। तो बी और सी राइट ऑप्शन होंगे आपके इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑल्टरनेट कंसेप्शन। ऑल्टरनेट कंसेप्शन होता है जो बच्चे में मिसकंसेप्शन आ जाते हैं, अवधारणाएं आ जाती हैं, मिसकंसेप्शन, उसको कहते हैं ऑल्टरनेट कंसेप्शन। हेल्ड बाय चिल्ड्रन इन साइंस, अगर कोई मिसकंसेप्शन है बच्चे में तो वो क्या है, दे आर स्टेबल, दे आर इजी टू चेंज, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्वेशंस, दे रिफ्लेक्ट चिल्ड्रंस इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड साइंस। तो ऐसा कहना कि बच्चा इनेबल है, साइंस पढ़ ही नहीं सकता, दैट्स वाई उसमें ये मिसकंसेप्शन है, ये कहना सही नहीं है। तो दिस इज नॉट ट्रू। कहाँ गया पेन? नेक्स्ट है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्वेशन, तो ऑफकोर्स दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरीडे ऑब्जर्वेशन। बच्चा जो हर दिन में ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उस चीज को मान लेता है कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है मिसकंसेप्शन में। बट दे आर इजी टू चेंज, ऐसा कहना कि दे आर इजी टू चेंज इज नॉट ट्रू। दे आर नॉट इजी टू चेंज, क्योंकि ये काफी डीपली रूटेड होती हैं चीजें, तो एकदम से उसको चेंज नहीं कर सकते। इजी टू चेंज है नहीं कहना इज नॉट राइट। हाँ, अगर ये होता है ना कि हाँ चेंज कर ही नहीं सकते कभी भी, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि उसको चेंज कर सकते हैं। टीचर अपना एफर्ट लगाएगी, उस चीज को प्रूफ करेगी बच्चे के सामने, तो वी कैन ऑफ कोर्स वी कैन चेंज दैट मिसकंसेप्शन।
उसके अलावा दे आर स्टेबल, यस दे आर स्टेबल, वो स्टेबल होती हैं, उनको चेंज करने में टाइम लग जाता है। मान लो टीचर ने अगर उसको प्रैक्टिकली करके कोई चीज दिखाई, मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि जो भारी हैवी ऑब्जेक्ट है ना, उसको फेंकेंगे तो जल्दी आएगा नीचे एज कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। हमें लगेगा ये स्लो आएगा और हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी आ जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। दोनों ही चीजें, चाहे वो हैवी और लाइट, दोनों ही चीजों को जब सेम डिस्टेंस से हम थ्रो करेंगे तो नीचे वो सेम स्पीड पे सेम टाइम पे पहुंचेंगी, सेम टाइम पे वो नीचे पहुंचेंगी। और इसके लिए टीचर जो है बच्चे को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता है। एक हैवी चीज ले, एक लाइट वेट चीज ले, दोनों को सेम डिस्टेंस से गिराए तो बच्चा देखेगा कि हाँ दोनों सेम टाइम पे ही नीचे गिर रहे हैं। तो इससे उसकी जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगी। बार बार उसको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देके समझाएगा तो इससे उसकी बच्चे की जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, जो उसने गलत अवधारणाएं बना ली हैं अपने मन में कि ऐसा ही होता है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसे कहते हैं ऑल्टरनेट कंसेप्शन, और यू कैन ऑल्सो से मिसकंसेप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मतलब ये 29th क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन है कि ए एंड बी दो स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं। ए है मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो दिस इज ट्रू, मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही चीजें होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है द क्लोजर अ पीस ऑफ आयरन इज टू अ मैग्नेट द स्ट्रोंगर इज द अट्रैक्शन। मैग्नेट के जितने करीब होगा आयरन, मैग्नेट के जितने करीब आयरन होगा उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन, स्ट्रोंगर अट्रैक्शन होगी। दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट इसमें हमें ये पूछा है कि कौन से ऑब्जर्वेशन है, कौन से इन्फेरेंस है। तो जो फर्स्ट है, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन कि नहीं, मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, तो ए जो है ऑब्जर्वेशन है और बी जो है हमारी इन्फेरेंस है। ए ऑब्जर्वेशन है, बी हमारा कंक्लूजन है कि क्लोज। हमने देखा कि जब हम मैग्नेट को आयरन के पास लेके आए, जितनी पास लेके आएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा, जितना दूर लेके जाएंगे उतना ही वीक अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ए इज ऑब्जर्वेशन, बी इज इन्फेरेंस। थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की, नहीं हाँ कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन, ये है 30th क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का। इस सीरीज को हम कंटिन्यू ही रखेंगे पेपर तक। आई होप अच्छी लग रही होगी। बाकी काफी सारे बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस सीरीज के बारे में, उनको अच्छी लगी, दैट्स व्हाई मैंने इस सीरीज को कंटिन्यू करने का प्लान किया है। एंड ये सीरीज आपको पेपर तक मिलेगी। उसके अलावा ईवीएस की सीरीज भी आपको मिली रही है जिसमें हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, बट इसमें साइंस में हम 30 क्वेश्चन ही कर रहे हैं एज इट इज जैसा पेपर में आता है। और साइंस और ईवीएस का मैराथन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल्फ असेसमेंट। कौन सा एक कथन सत्य है तो आकलन के विषय में ये हमें बताना है। फर्स्ट है स्टूडेंट कैन कंपेयर विद द क्वालिटी ऑफ देयर पीयर्स वर्क। सेल्फ असेसमेंट बच्चा कैसे करता है, कौन सा सेल्फ असेसमेंट के बारे में सही है कि स्टूडेंट ने जो काम किया है ना, जो किया है उसको वो अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करेगा। सो दिस इज ट्रू, एक मिनट, यस दिस इज ट्रू। बट जो सेकंड ऑप्शन है कि इट इज बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया। एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया का मतलब होता है क्लियर रूल। ये सिर्फ एक क्लियर रूल है, ऐसा कहना इज नॉट ट्रू। ये कोई रूल नहीं है कि उसको करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब टीचर कोई काम देती है ना या फिर कुछ ड्रॉ करने के लिए कहेगी, तो टीचर कहेगी कि आपकी जो डायग्राम है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जो चीज टॉपिक में हम करा रहे हैं उस टॉपिक को, उस टॉपिक से रिलेटेड ही वो आपकी डायग्राम होनी चाहिए। तो ये क्या है, वो टीचर ने क्लियर रूल दिए उसको। एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया है, ये क्लियर रूल है। तो सेल्फ असेसमेंट इज नॉट एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया, ये कोई क्लियर रूल नहीं है। ठीक है, बाकी थर्ड सी स्टेटमेंट है इट कैन इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सेल्फ असेसमेंट जब हम खुद को असेस करते हैं ना खुद से कि हमने जो ये चैप्टर किया, ये हमने इसके बारे में हमें कितनी समझ में आई है, मान लो हम उसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं, खुद से ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। बच्चा खुद को असेस कर रहा है, फिर वो देखेगा कि मैंने सही किया है काम या नहीं किया है, जैसा टीचर ने कराया था या जैसा बुक में मेंशन है वो सारी चीजें मेरे फ्लो चार्ट में मेंशन भी हैं या नहीं। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। ओके, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि इट इज
इट इज क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर। क्रिटिकल का मतलब है इंपॉर्टेंट, फॉर डेवलपिंग इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब है कि लर्न बाय देमसेल्व्स, लर्न बाय देमसेल्व्स, वो खुद से सीख रहा है, वो थ्रू आउट देयर लाइफ जो है कंटिन्यू चलेगा। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न बाय देमसेल्व्स, स्टूडेंट की हेल्प करता है खुद से सीखने में, और कंटिन्यू रहता है लर्निंग थ्रू आउट देयर लाइफ। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो राइट ऑप्शन है आपके A, C, D, B नहीं है। ये कोई क्लियर रूल नहीं है कि आपको ऐसा करना है तो करना ही है, सेल्फ असेसमेंट करनी ही करनी है, वो बच्चे का खुद पे होता है। कुछ बच्चे खुद से असेस करते हैं, कुछ नहीं भी करते, तो ये कोई रूल नहीं है। A, C, D जो है राइट ऑप्शन होगा आपके इस आंसर का। ठीक है, तो आज की क्लास हो गई कंप्लीट, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। यहाँ पे इसी तरह की सीरीज क्वेश्चन जो आपको मिलते रहेंगे पेपर तक, और जल्दी आपको एक या दो जितने भी हैं मैराथन सेशन भी मिल जाएंगे, ईवीएस का भी और साइंस का भी। ठीक है, और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दीक्षित साइंस एकेडमी मिल जाएगा, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।